नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का। उम्मीद करता हूं कि अच्छा मंटू, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। पढ़ाई भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। बेहतरीन, बहुत ही आसान वे में। सर, मेरा नाम सोनू है। अच्छी बात है भाई सोनू जी, आपका स्वागत है। तो बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ाई करिएगा और आप अपने टाइम को थोड़ा सा ध्यान दिया करिए। और टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके समय में। आज एग्जाम जब सामने होता है तो कई चीजें ऐसी होती हैं जो बाधाएं उत्पन्न करेंगे, परंतु उनसे लड़ना नहीं है, उनको संभल संभल के उनके साथ चलना है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मेरे भाई। गुड इवनिंग। अच्छा, गुड इवनिंग। चलिए, बेहतरीन तरीके से हिंदी को पढ़ते हैं और आपको पता है कि धीरे धीरे हम चैप्टर को क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। आपने संधि पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। वो वाच्य और वाक्य भी आपने कल पढ़ा। आप बोलेंगे हाँ सर, मैंने वाक्य वाच्य को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। कहीं से कोई क्वेश्चन करिए, सब क्वेश्चन बन जाएगा। साक्षी, आपका भी स्वागत है। आज देखिए हम किस विषय पे बात करने जा रहे हैं। कौन सा टॉपिक होगा आप लोगों के बीच में जो समस्याएं उत्पन्न करता है, बच्चों को तकलीफ देता है, लेकिन उसको ये नहीं बात पता होता है कि आज विकास सर से मुलाकात हुआ है तो कहीं न कहीं खतरनाक वाली चीजें मिलेंगी। ब्रजेश, श्वेता, राहुल, शिवम, अर्पित, रश्मि, सभी का स्वागत है माय डियर। आपने अपने जीवन में कभी क्या इस टॉपिक्स को देखा है? क्या इस चैप्टर से मुलाकात हुई कभी? क्या लिखूं? संधि, समास? चलो भैया, समास। खुश हो जाइए बच्चे, भाई सभी जितने मेरे भाई हैं सभी लोग एक बार खुश हो जाए अच्छे तरीके से कि जिंदगी में अगर आपने कभी समास नहीं पढ़ा हुआ है, अपने जीवन में कभी समास नहीं पढ़ा हुआ है तो खुश हो जाइए, क्योंकि ज्यादा दिमाग लगा के समास समझ में नहीं आता। जो तरीका बताता हूं केवल उस पे रहिएगा, दुनिया का हर समास यहीं समझ में आएगा। वॉइस क्लियर है? एक बार बता देंगे हाँ सर जी क्लियर है। चीजों को आगे ले चलिए। सबसे पहले आपके अपने एग्जाम में प्रश्न एक बनाता है। यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं समास, और समास से एक प्रश्न बनाता है कि मेरे भाई समास जो आपके सामने है इनका विलोम क्या होता है। कभी भी आपसे क्या पूछे, इनका क्या पूछे, विलोम, तो आपको क्या बताना है? समास का विलोम जो होता है वो कहीं ना कहीं आप बोलेंगे सर जी व्यास होता है। कभी भी आपसे पूछे समास का विलोम क्या होता है, आपको भी पता होना चाहिए कि व्यास होता है। उम्मीद करता हूं क्लियर रहा होगा। और यहीं पर आप थोड़ी सी चीज लिख सकते हैं, समास का अर्थ। समास ये कहता है कि मुझे किसी से लेना देना नहीं है भैया, आप इतनी बड़ी चीज को मत कहो, छोटे में क्या कहोगे? तो मैंने कहा भैया छोटे में इसका क्या मतलब है? उसने कहा छोटे में मतलब क्या कहोगे? तो मैंने कहा भैया बहुत बड़ी नहीं कहूंगी, छोटे में अगर कोई चीज कहना चाहता हूं तो इसका अर्थ आप अपने कॉपी में अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं। इसका अर्थ कहीं न कहीं आप अपने कॉपी में अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं। अगर कभी भी आपके अपने जीवन काल में अर्थ पूछा जाए इसका, तो अर्थ क्या होगा? संक्षिप्ति, संक्षिप्तीकरण। ये क्या होता है? इसका संक्षिप्तीकरण क्या होता है? अर्थ होता है। समास आप लोगों को जो सामने दिखाई दे रहा है यह दो शब्दों के मेल से बना। कंडीशन सर कौन कौन निकल के आएगा जरा बताइएगा। मैंने कहा ये दो कंडीशन यहां से निकल के आया। पहला जो निकल के आया है वो सम में निकल के आया है, दूसरा आस। सर इस सम का मतलब पता नहीं है मुझे। सम का मतलब होता है पास। सम का मतलब होता है पास। फिर आस का मतलब बैठाना। बैठाना इसका मतलब हुआ। उम्मीद करता हूं जितना बताया अभी तक वो क्लियर रहा होगा। जितना अभी बताया
वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चला गया होगा। मैंने समझाया भी कुछ नहीं, बस केवल केवल दो चीजें समझाया हुआ है। समास सम प्लस आस, विलोम बताया, समास का अर्थ बताया, जो आपको यहां पर देखने को मिल रहा था। संक्षिप्तीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट, विलोम मोस्ट इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा आगे चले, चलिए गुरुजी आगे करिए। कुछ समास के पद के बारे में जानते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं समस्त पद के बारे में जानते हैं। इनके समस्त पद कितने होते हैं? समस्त पद दो होते हैं। इनके समस्त पद कितने होते हैं? केवल दो होते हैं। सर कौन कौन सा होता है? एक आपका होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद। ये दो कहता है। तो यहां पर आप कह सकते हैं, यहां पर आप आराम से तरीके से अच्छे बच्चों जैसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां पर मैंने आपसे कहा मेरे भाई, पूर्व पद, साथ ही साथ यहां पर लिखा उत्तर पद। अभी तक कुछ ज्यादा दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, उम्मीद करता हूं। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। एक बात कहना चाहता हूं गुरुजी, चुपके से कहना चाहता हूं, उत्तर पद को कहते क्या है? मैंने कहा बाद का पद। बाद का पद ही क्या कहलाता है? उत्तर पद। पूर्व पद क्या है? मैंने कहा पूर्व का मतलब होता है पहले, पहला पद। उम्मीद करता हूं इतना बात अच्छे तरीके से दिमाग में चला गया होगा। कोई डाउट? आप बोलेंगे सर पहले डाउट हुआ करता था, अब डाउट नहीं रहा, क्योंकि आपने इसको तोड़ दिया अच्छे तरीके से। थोड़ी सी आगे बात ले चलें क्या? आप बोलेंगे सर जी थोड़ा सा नहीं, पूरा ले चलिए बात आगे की तरफ। मैंने कहा देखो भाई, यहां पर बहुत सारी चीजें आपको परेशान करेंगी, परंतु आपको परेशान नहीं होना है। सर एक बात बताइए, पूर्व पद और उत्तर पद इतने राइटिंग बना के आपने तो लिख दिया। मैंने कहा हाँ लिख दिया। जरा जानना चाहता हूं कि पूर्व पद और उत्तर पद एक्चुअली में क्या होता है। ये क्या लिखा हुआ है? आप बोलेंगे सर गंगा जल। मैंने आपसे बताया कि भैया इसमें से गंगा को निकालो, ये क्या कहलाएगा? आप बोलेंगे सर जी पूर्व पद। पूर्व का मतलब होता है पहले। मान लीजिए कि कोई यहां पर बीच में कोई एक शब्द लिखा हुआ है, इसके पहले पूर्व होता है और इसके पहले बाद होता है। बात क्लियर है? हमने कहा गंगा जल लिखा हुआ था, आपने कहा सर पूर्व पद तो यहां पर दिखाई दिया, लेकिन एक बात नहीं समझ में आया कि जल क्या है। मैंने कहा इसी को क्या कहा जाता है? उत्तर पद। उत्तर पद को बता चुका हूं क्या कहते हैं। आप कहेंगे सर बाद वाला पद। कोई टेंशन हो, किसी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा हो तो जबरदस्ती नहीं है, बता सकता है, आराम आराम से बता सकता है। कोई दिक्कत ना गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास क्यों नहीं चल रही है सर? भाई पढ़ाने दीजिए। ये कम अच्छा लगता है जब आप बोलते हैं कि सर क्लास क्यों नहीं चल, तो रही है सर। हाँ ये बताइए कि सर और क्लासेस क्यों नहीं चल रही हैं, तो उसका एक कारण निकलेगा, तो उसको बताऊंगा अगर कोई दिक्कत होगा तो। लेकिन ऐसे बिना काम का थोड़ी बात किया जाता। आप पढ़ने आएंगे कि क्लास में कौन सा चल रहा है कौन सा नहीं है। संगू नहीं तो संगू नाम है, चलो भाई संगू। आपको इतना बात समझ में आया? आप बोलेंगे सब बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया। लेकिन जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर शब्द में समास ही हो। जरूरी नहीं है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि हर शब्द में समास ही हो, यह जरूरी नहीं है। नहीं भी हो सकता है। कई समास ऐसे निकल के आएंगे, जरूरी नहीं कि उनमें समास ही बने। और यहां पर जैसे मैंने आपके बीच में कहा, चलो भैया पशु ले लिया, पशु ले लिया, जल दे दिया, पेड़ कह दिया, और भी कुछ ले सकते हैं आप अपने मन से। नल ले लो भाई, नल,
नल ले लिया, चलिए घर कह दो। जरूरी नहीं है कि हर शब्द में समास ही हो। सर इसमें तो समास था, समासिक पद कहा जाएगा। अगर है तो ये वाली लाइन आपकी जो है ना, अगर ये आपका है तो याद रखना समासिक, समासिक पद है। सर इसमें समास नहीं दिख रहा है, तो मैंने कह दिया हां भैया समास अगर नहीं दिख रहा है तो समासिक, समास नहीं है, असमासिक है। ये आपको जो यहां से यहां तक आपको दिखाई दिया ना, कह सकते हैं असमासिक है, असमासिक। समास में जब एक प्रत्यय लगा, समास में जब एक प्रत्यय लगा समासिक बन चुका। जैसे समाज में एक प्रत्यय लगता है तो सामाजिक कहलाता है, तो वही है, असमासिक वाली बात किया हुआ है। उम्मीद करता हूं जितना समझाने का प्रयास किया अभी तक, क्या कहीं ना कहीं ये समझ में आया होगा। आप बोलेंगे सर जी बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया, समास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि हर शब्द में समास ही हो। सर जी समास नहीं होता, भैया समास नहीं होगा ना तो असमासिक कहलाएगा। समास अगर होगा तो गुरुजी क्या कहलाएगा, समासिक पद कहलाएगा। और समासिक पद में आपको पता है कि मेरे भाई दो निकल के आते हैं, एक पूर्व पद एक उत्तर पद। सर इसमें न तो ल कोई मतलब नहीं निकला, ऋण शब्द होते हैं ऐसे शब्द। पेड़ नहीं काम बन रहा है, तो जरूरी नहीं है कि हर शब्द में आपका समास का होना पाया जाए। क्लियर है? आप बोलेंगे सर बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से क्लियर है। अब थोड़ी सी बात यहां से अब जो निकल के आएंगी वो कुछ बेहतरीन और बहुत ही नए अंदाज में निकल के आएंगी। एक बात कहना चाहता हूं कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, शब्दों से मिलकर, अब मिलकर क्या होगा, अब जब दो या दो से अधिक शब्द मिलेंगे तो क्या बनेगा, बने सार्थक, निरर्थक नहीं सार्थक शब्द समास कहलाता है। सर ये उम्मीद था कि आप शुरुआत में ही लिख देंगे परिभाषा। अगर परिभाषा शुरुआत में लिख दिया होता ना तो उतना दिमाग नहीं काम करता जितना अभी करना चाहिए। जब चीजें थोड़ी सी आगे बढ़ी तो एक चीज इसमें से ये निकल के आया कि सर जरा ये जानना चाहता हूं समास विग्रह क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं। समास विग्रह के बारे में जानना चाहता है बच्चा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, समास विग्रह को आपको अगर जानना है तो। समास विग्रह बस कुछ नहीं होता, जैसे मैंने आपके सामने कहा कि नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, तो आप इसे क्या कहेंगे, आप बोलेंगे सर नील कमल बोलेंगे। आप इसे क्या बोलेंगे अगर छोटा सा बनाना, नील कमल, नील कमल आप बोल देंगे। और संक्षेप्ती शुरुआत में बताया था कि नहीं बताया था कि समास का अर्थ होता है संक्षेप्ती, मतलब छोटे में। तो बड़े चीजों को क्या आपने छोटा बना लिया, हां बना लिया। आपने बड़े चीजों को क्या किया, छोटा बना लिया बड़े अच्छे तरीके से। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, क्या बना लिया, छोटे में बना लिया। छोटे में बना लिया, आपने बोला हां। ये क्या किया हूं, समास का विग्रह किया हूं और इसको छोटे में लपेटने का कोशिश किया हूं, समेटने का जिसे आप कहते हैं। आपने बोला ठीक है गुरुजी, कहना क्या चाहते हो ये बताओ। मैंने कहा देखो इसको ये कहना चाहता हूं
विग्रह कहना चाहता हूं, फिर इसे समासिक पद कहना चाहता हूं। मैंने कहा कोई दिक्कत? आपने बोला जरा सा नहीं, जरा सा भी नहीं दिक्कत है, जरा सा भी दिक्कत नहीं है। समासिक विग्रह किया, छोटा बनाने की कोशिश किया, समासिक पद यही कहलाता है। और समासिक पद में आपने देखा नील और कमल। आगे थोड़ी सी बात करते हैं जो आपके एग्जाम में ऊपर से प्रश्न पूछा जाता है। यह तो बेसिक बेसिक कहानी हो गया। आपको इतना अगर नहीं पता होता तो थोड़ा सा आगे चलने में कठिनाई उत्पन्न होती, लेकिन आप हमसे पढ़ रहे हैं, इसकी भी जरूरत नहीं थी। अगर आप चाहते हैं ऐसी चीजों पे काट लगा दूं, ऐसे लगा देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखना, जो इंपॉर्टेंट का नाम दिया हूं उसे दिमाग में जरूर बैठा लेना। यह भी बात पता होना चाहिए कि आपके समस्त पद दो होंगे, एक आपका पूर्व पद, एक आपका उत्तर पद। बड़े विधिवत तरीके से समझाया क्या होता है। नेक्स्ट, एक बार क्लियर लिखेंगे, सभी के सभी लोग एक बार क्लियर लिखें। हाँ गुरुजी क्लियर है, समझ में आया, क्लियर बस। अब आपके एक प्रश्न आपके अपने एग्जाम में खुद बनाता है एग्जामिनर। बनाता क्या है? समास के भेद से प्रश्न बनाता है। समास के भेद से प्रश्न बनाता है, लेकिन हर बच्चा उत्तर देना सही नहीं समझ पाता उस टाइम, क्योंकि पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। हिंदी के दृष्टिकोण से अगर केवल बात विचार किया जाए तो यह आपको पता होना चाहिए कि केवल 6 होता है। या डायरेक्ट पूछा जाए कि समास के भेद कितने हैं तो 6 होने चाहिए। कौन कौन सा जिक्र करूंगा। लेकिन कभी भी अगर आपसे यह बन जाए प्रश्न, कभी भी अगर आपके सामने यह प्रश्न बन जाए, पद की बात करना चालू करें, पद की प्रधानता पूछे, पद की प्रधानता लगा दे के आधार पर, पद की प्रधानता के आधार पर कितने होते हैं, तब आपको 4 उत्तर लगाना है। जब तक ये न लगे पद की प्रधानता, तब तक आपको 6 को लेके चलना है साथ ही साथ। लेकिन जैसे ही जिक्र करे ना भैया पद की प्रधानता के आधार पर, हालांकि पूछता नहीं, कम उम्मीद होता है, लेकिन याद रखना जरूरी है आपके लिए। फिर सर कहना क्या चाहते हो? कहना चाहता हूं ये वाला लाइन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप समास पढ़ रहे हैं तो। समास के जो आपके यहां पर होते हैं, आपने कहा सर 6 भेद होंगे। मैंने कहा जी, पहले भेद को यहां पर लिखता हूं, दूसरे को लिखने का प्रयास करूंगा, तीसरा होगा, चौथा निकल के आएगा, 5वां होगा और 6ठा लास्ट में होगा। कई बच्चे 8 भी जानते हैं। 8 मेरे भाई कभी जिंदगी मत लगाना, अगर दिया भी होगा तो। कोई दिक्कत? सर नो डाउट। ओके, आगे चलते हैं। फिर सर पहला नंबर क्या होगा है? भाई पहला नंबर फिर क्या होगा? मैंने कहा देखो इसका नाम होता है अव्ययी। अव्ययी भाव। अव्यय आप लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए अव्ययी भाव सामने आ गया। अव्ययी भाव समास होता है। अव्यय क्या होता है? जो व्यय नहीं होता है, जो लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं हो पाता। अव्ययी भाव होगा। फिर आगे कौन होगा? द्विगु को लेके चलेंगे हम अपने सामने। द्विगु आएगा, द्वंद्व समास आएगा, द्वंद्व समास आएगा। फिर थोड़ा सा हम बात करेंगे मेरे भाई यहीं पर बहुब्रीहि के बारे में जिक्र करेंगे। बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास के बारे में भी जिक्र करेंगे। आगे बात आती है कर्मधारय की आती है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कर्मधारय, कर्मधारय समास पढ़ेंगे। और लास्ट में आपका आएगा तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। लेकिन आपने एक बात गलती कर दिया सर। मैंने कहा कौन सी गलती मैंने कर दिया? आपने बोला था कि पद की प्रधानता के अनुसार अगर पूछा जाए तब क्या लगाना है। पद की प्रधानता देखने को मिले, हमें तब क्या उत्तर लगाना पड़ेगा ये जरा बताओ। मैंने कहा देखो इसमें से आप क्या क्या लेंगे। फिर अगर पद की प्रधानता की बात करेगा तो, पद की अगर प्रधानता के अनुसार अगर बात करेगा तो अव्ययी को लेना है, ठीक है।
तत्पुरुष समास को लेना है, कह सकते हैं इसको लेना है, तत्पुरुष समास को लेना है, फिर साथ ही साथ द्वंद्व कहां है, द्वंद्व यहां पर दिया हुआ है, इसको लेना पड़ेगा। और द्वंद्व समास के बाद अपना आता है मेरे भाई बहुब्रीहि समास कहां है, यहां पर दिया हुआ है। आपने बोला कि सर इसको भी लेना पड़ेगा। कितना बताया था, 4 बताया था। तो ये अगर बात किया जाए पद की प्रधानता के अनुसार ये 4 होंगे। क्लियर है? आप बोलेंगे सर हां ये 4 होते हैं। तो आपने बड़े अच्छे तरीके से देखा कि जो 4 हैं वो आपको भी पता चल गया कि सर ये अपना खेल है। यहां से ये लाइन सबको पहुंचा रही, टिक टिक टिक। नो डाउट, नो डाउट सर। चलते हैं, शुरुआत कहां से करेंगे? सर जी आप तो शुरुआत यहां से करेंगे क्या? नहीं, पहला नंबर कौन है? आप बोलेंगे यहां पर है। अब बेई भाव कॉपी में हेडिंग लगाइएगा। ये बेस तैयार करना था, मैंने तैयार करा दिया। कॉपी हेडिंग में लगाइएगा कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। अव्ययी भाव समास से प्रश्न बनता है और उस पर विचार विमर्श अच्छे तरीके से करेंगे। अव्ययी भाव समास क्लियर रहेगा? आप बोलेंगे सर बड़े अच्छे तरीके से क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना होगा। भाई इतना जल्दी आप सभी को मैं दिक्कत में कैसे डालूं? आपको दिक्कत में जाना ही नहीं है सर, आपको दिक्कत में जाना ही नहीं है। शुरुआत करिएगा। अव्ययी भाव क्या होता है? अव्ययी में तो अव्यय दिखाई दे रहा है और अव्यय आप पढ़ के आए हैं कि जो लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता। मैंने कहा तरीका सिखाऊंगा जो एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, फिर जुगाड़ भी बता दूंगा जिससे उत्तर मिलता है। इतना बस ख्याल रखना, बस जिन बातों को अभी बोलने जा रहा हूं, जिन या जिसमें प्रथम पद, प्रथम का मतलब पहला पद, प्रथम पद प्रधान हो, इसमें प्रथम पद प्रधान हो, यह मैंने आपसे पहला पॉइंट लिखा। दूसरा पॉइंट फिर से लिखना चाहता हूं कि जिनमें उपसर्ग प्रयोग हो। सर उपसर्ग क्या होता है? कोई भी अगर आप लोगों के बीच में शब्दांश दिया हुआ है, कोई भी शब्दांश दिया हुआ है, शब्दांश के जस्ट पीछे की जितनी कहानी होंगी सब क्या कहलाती हैं मेरे भाई? वह प्रत्यय कहलाती हैं। शब्दांश के जस्ट आगे वाला क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। अब तो नहीं कहोगे सर तकलीफ है। सर कैसे हुआ? मैंने कहा देखो आ और जन्म लिखा हुआ है, आ जन्म लिखा हुआ है। आप बोलेंगे हां आजन्म लिखा हुआ है। और हमें पता है कि इसमें क्या होता है। आपने बोला कि सर उपसर्ग होता है, बोला ना। यहां पर जन्म क्या है? मूल है। तो आप यहां पर कह सकते हैं मूल शब्द को लेना है और आ क्या लगा है? उपसर्ग। यानी कि जो ये पॉइंट है ये क्या है कहलाएगी? आप कहेंगे अव्ययी भाव कहलाएगी, अव्ययी भाव कहलाती है। क्लियर? आप बोलेंगे हां। तो ये बात अव्ययी का इतना ही था। आप लोगों के सामने हेडिंग भी था, आप लोग देख पा रहे थे। मैंने ज्यादा कुछ समझाने का प्रयास आप लोगों के बीच में नहीं किया। सर उदाहरण से जिक्र करेंगे क्या? कुछ उदाहरण के माध्यम से? तो मैंने कहा देखो उदाहरण के माध्यम से भी बातें आपको समझाऊंगा, उदाहरण के माध्यम से भी बातें आप लोगों को समझाने का प्रयत्न करूंगा। उदाहरण समझिएगा क्या क्या उदाहरण बनते हैं आपके अपने एग्जाम में। बहुत बार प्रश्न बना है कि यथाशक्ति बना हुआ है। यथाशक्ति बहुत बार बना हुआ है। कोई दिक्कत ना गुरुजी? कोई दिक्कत नहीं है। यथाशक्ति बहुत बार बना हुआ है। आजीवन बना हुआ है। आ जीवन से प्रश्न बना हुआ है।
यथा संभव से प्रश्न बना हुआ है, यथा संभव से प्रश्न बना हुआ है। यहां तक कि अगर देखा गया जब, तो भाई बहुत सारी चीजें निकल के आई। अत्यधिक से प्रश्न बना, अत्यधिक से प्रश्न बन गया। आप लोग देख पा रहे हैं, तो बेदाग से प्रश्न बन सकता है। बेदाग, हर चीज में उपसर्ग देखने को मिलेगा। अनुकरण से बात बन सकती है सर। अनुकरण में कौन सा होगा? अव्ययी होगा। निर्विरोध बात आ जाए तो वहां पर भी वही होता है। और भी चीजें अगर आप लेना चाहते हैं, मैंने बहुत सारा चीज यहां पर बताया। यथा विधि ले लीजिए, यथा इंपॉर्टेंट है, यथा विधि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। यथा विधि दिख जाए, भूल चूक से अगर यहां पर अगर आप लोग बात ही कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि आपको दिख गया निडर दिख गया, तब क्या करेंगे? निडर दिख गया तब क्या करेंगे? ये बात ही है। और थोड़ी सी आगे चलते हैं मेरे भाई, बहुत सारी चीजें ऐसी मिल सकती हैं। कहने का मतलब मोटिव ये था आप लोगों को कि प्रत्येक मिल सकता है, प्रत्येक, प्रति प्लस एक होता है, और भी चीजें आ सकती हैं। आपने देख लिया इतना बात। अब देखिए, सब में आपको उपसर्ग दिखाई दे रहा होगा, लेकिन नहीं भी दिखाई दे रहा होगा तो अपना तरीका ये कहता है जुगाड़। कभी भी आपके अपने एग्जाम में अव्यय क्या होते हैं? जो व्यय नहीं होते हैं। मैंने कहा देखो भाई, कभी भी आपके एग्जाम में यथा मिल जाए, यथा मिल जाए, प्रति मिल जाए, भर मिल जाए, भर मिल जाए, अनु मिल जाए, अनु मिल जाए, या फिर आप कह सकते हैं जा मिल जाए। और क्या मिल सकता है मेरे भाई? ये सब चीजें आपको लगभग लगभग मिलती रहती हैं। कभी कभी नी दिख जाए, कोई दिक्कत होगा? प्रधान क्या होता है सर? मुख्य होता है, चुनाव वाला प्रधान नहीं है। मेन मुखिया कौन है? जैसे जीवन मुखिया है, आ उपसर्ग लगा हुआ है। क्लियर? ऐसी बातें निकल के इसमें से आ ही जाती हैं, आ ही जाती हैं। दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। अति नहीं लिखा है क्या? अति लग जाए, अति लग जाए, ये सब आपका बन जाता है। आ बन जाए तो ये क्या कहलाते हैं? हमेशा हमेशा याद रखना, अव्ययी भाव समास कहलाता है। एक बच्चा कह रहा है सर अभी भी नहीं समझ में आया। आएगा भी नहीं ना, दिमाग लगा रहे हैं, कब से बता रहा हूं, जुगाड़ आपके सामने है भैया। इतना बेसिक से पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं बताता। और क्रैश कोर्स का नियम जानते हैं क्या है? ये सब मत बताओ, आगे चलो, फटाफट कोर्स कंप्लीट। लेकिन अपने बस का नहीं है, इन बच्चों का अभी बारे में सोचना पड़ता है कि और ये कैसे होगा काम। तो नियम सिर्फ यही है, क्रैश कोर्स में चीजें कम समय में ज्यादा कंप्लीट कराई जाती है। लेकिन मैं क्या करता हूं, सिखाता हूं, बच्चा कहता है फिर भी नहीं समझ में आता है। क्लियर है सर? आप बोलेंगे हाँ। एक बच्चा बता रहा है प्रतिदिन लिख दीजिए गुरुजी। प्रति दिन में कौन सा समास होगा? प्रतिदिन में भी यही समास होगा। ये बात क्लियर हुआ, उम्मीद करता हूं क्लियर रहा होगा। लेकिन इसी अव्ययी भाव में बात अलग तरीके से कुछ निकल के आती है। कभी भी दो शब्द एक जैसा हो, कभी भी दो शब्द एक जैसा हो, तब भी क्या कहलाता है? अव्ययी। तब भी अव्ययी भाव समास कहलाएगा, तब भी अव्ययी भाव समास कहलाएगा। ये पॉइंट को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से नोट करिए कॉपी में। कभी भी दो शब्द एक जैसा हो
तब भी अव्ययी भाव कहलाता है। गुरुजी एग्जाम्पल देता हूं, उदाहरण देता हूं, उदाहरण आपके सामने दे रहा हूं। एक नाम होता है, नाम में क्या क्या ले सकते हैं आप बोलेंगे सर जी कभी कभी अगर आप इस बार एग्जाम में बनता है हाथों, हाथ बन जाए, हाथों, हाथ में पूछा जाए कौन सा समास है। दिनों, दिन में कौन सा समास है गुरुजी। रातों, रात में कौन सा समास है। कानों, कान में कौन सा समास है। या आप ही से प्रश्न खुद बना ले यह कि जरा ये बताओ मुझे, आपसे यही भी कह सकता है, गांव गांव पूछ सकता है, गांव गांव गांव, गांव गांव में कौन सा समास होगा। या आपसे खुद कह सकता है, कुछ न कुछ कह सकता है, सर्वनाम से भी बनता है, कुछ न कुछ ऐसा बन जाए। या आप लोगों के बीच में बन जाए, मैंने कहा मंद मंद बन जाए, मंद मंद बन जाए, धीरे धीरे बन जाए। कौन सा समास होगा भैया ये पता होना चाहिए। धड़ाधड़ बन जाए, धड़ा धड़, कौन सा समास होगा। हमने कहा मुझे किसी से लेना देना नहीं था, हमें एक बात पता था कि कभी भी दो शब्द एक जैसा हो अव्ययी भाव ही कहलाता है। उम्मीद करता हूं बात क्लियर रहा होगा। ठीक है, चलिए ये बात क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूं अच्छे तरीके से। कोई डाउट रहा है तो बता सकता है बच्चा, कोई भी तकलीफ रहा होगा। नहीं सर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला सेकंड पॉइंट आप लोगों के ही बीच में आएगा जिसका क्या नाम हेडिंग में होगा। हेडिंग में क्या नाम होगा, द्विगु। द्विगु समास आपके सामने आएगा। द्विगु समास को एक बार देखिएगा, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। द्विगु समास में, द्विगु समास में ज्यादा दिमाग नहीं लगाया जाएगा। फिर क्या लगाया जाएगा, जो बातें बताऊंगा एग्जाम में प्रश्न बनाता है उससे लगाया जाएगा। पहली बात तो आपको केवल केवल पता होना चाहिए कि वह समास जिसका पहला पद संख्यावाची हो। संख्यावाची हो। संख्यावाची क्या होता है, संख्या में होनी चाहिए। जिसे चौराहा, चौ है 4, संख्यावाची हो। मैंने इतना ही कहा, आपने बोला हाँ। और उत्तर, मतलब उत्तर का मतलब बाद का, उत्तर पद प्रधान हो। ये ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने वाला प्रधान नहीं है, प्रधान हो मतलब मूल होना चाहिए, मुख्य होना चाहिए। और इसमें अपना दिमाग पे जोर मत लगाना। चीजें अगर संख्यावाची में दिखें तो कह देना गुरुजी बताए थे कि क्या कहलाएगा, संख्यावाची लगेगा तो द्विगु कहलाएगा। क्लियर, क्लियर। थोड़ी सी बात आगे की तरफ ले चलते हैं, कुछ उदाहरण के माध्यम से सिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे बस बोल बोल के सिखा दिया। उदाहरण बहुत ही फेवरेट रहा एग्जाम में कि चौराहा में पूछा गया, चौराहा में पूछा गया कौन सा समास होगा। पंचवटी में पूछा गया कौन सा समास होगा। अठन्नी हो चाहे चवन्नी हो कौन सा समास होगा। यह आपके एग्जाम में ऐसा बन बन के आता है। इंपॉर्टेंट अगर देख पा रहे होंगे तो तिरंगा में पूछा जाता है, तिरंगा में कौन सा समास होगा। 3 रंग मेरे भाई, 3 रंग है, चौराहा 4 राहों का समारा है। थोड़ी सी बात करेंगे आप लोगों के बीच में, तो यहां पर चौमासा पूछा जाए, चौमासा में क्या होगा। चौमासा होता है, आप अपने मन से खुद सोच सकते हैं। मैंने कहा अठन्नी हो और चाहे चवन्नी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें भी क्या होगा आपका यही होगा।
नवरात्र हो, नवरात्र वाला नवरात्र हो, इसमें भी अपना 9 है तो भैया संख्या है। आप देख पा रहे हैं कि मेरे भाई दो राहों का समारा, कोई तकलीफ? ये आप लोग बड़े अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। शताब्दी की बात करा जाए तो तकलीफ नहीं होना चाहिए, वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। त्रिभुज अगर लिख दूं गलती से कहीं तो गुरुजी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, त्रिभुज भी इसी में आएगा। अष्टाधाई हो कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई। त्रिफला, 3 फल वाला त्रिफला, अष्टाधाई। उम्मीद करता हूं बड़े अच्छे तरीके से, उम्मीद करता हूं मेरे भाई अच्छे तरीके से यह पॉइंट कहीं ना कहीं यहां से क्लियर रहा होगा। कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना जब दिक्कत नहीं है तो सत सही भी लिख सकते हैं। सत सही में कौन सा समास होगा? यही होगा, आप लोग देख पा रहे हैं। कोई दिक्कत ना। अगले की तरफ चलें। चलिए भैया, हमने इतना देखा द्विगु में जो भी चीजें रहेंगी, 3 रंगों का समूह जो होगा मेरे भाई वही तो होगा तिरंगा। पंचतंत्र कह सकते हैं। कोई तकलीफ रहा होगा उसमें बताए भाई, कोई दिक्कत नहीं। सर जी कहने का मतलब यह था कि कभी भी आपको संख्या में चीजें दिखाई दें, कह देना गुरुजी क्यों टेंशन लेते हैं, द्विगु कहलाएगा। लेकिन कई कई बार ऐसा होगा कि संख्या में ही दिखाई देंगे लेकिन वह थर्ड पार्टी की तरफ इशारा करेंगे, वो क्या कहलाएगा? सर जी वह जो कहलाएगा वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे यहां पर त्रिफला आपने कह दिया तो आपने कहा हां सर जी, त्रिभुज कह दीजिए, 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है, तो आपने कह दिया। लेकिन आपने कई बार यह देखा होगा कि त्रिनेत्र आ जाए तो भैया त्रिनेत्र 3 आंख वाला, किसके लिए बात कर रहा है? शिव जी के लिए बात कर रहा है, थर्ड पार्टी की इशारा कर रहा है, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट चलें। बच्चा कह रहा है दशानन। भाई यही तो समझा रहा था, दशानन भी देखने में एक जैसा लगेगा सर, लेकिन मैंने आपसे कुछ कहा हुआ था, वह समास जिसका पहला पद संख्यावाची और उत्तर पद प्रधान हो। दशानन 10 आ रहा है, 10 आनन वाला रावण जी के लिए बोल रहा है। तीसरा अर्थ जब तीसरा अर्थ निकाले तो बहुब्रीहि समास कहलाता है। इसमें कोई तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है, इसमें प्रधान होना चाहिए, उसमें अप्रधान होता है, उसमें अप्रधान होता है, मतलब कोई प्रधान नहीं रहता है। समझाने दीजिए, हर चीज समझ में आएगा। चलिए द्वंद्व समास को सीखिएगा। द्वंद्व समास को सीखिएगा। द्वंद्व समास को सीखना 88 हो जाएगा। कोई दिक्कत ना। द्वंद्व समास सीखिएगा। द्वंद्व समास हमारा क्या कहता है? द्वंद्व समास ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है, कहता है कि वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो। इसमें दोनों पद प्रधान होना चाहिए। वह समास जिसमें एक पद नहीं, दोनों पद प्रधान हो। दोनों पद क्या होना चाहिए? प्रधान हो। प्रधान का मतलब यह होता है मुख्य मेरे भाई, प्रधान का मतलब नोट कर लीजिए मुख्य होता है। क्या है? क्योंकि बार बार ये आएगा, मुख्य हो। समझ में आया? अब देखिए, मुख्य हो और
विग्रह, विग्रह सिखा चुका हूं। विग्रह करने पर, विग्रह करने पर और या अथवा, अथवा ये सब देखने को मिलता है। विग्रह करने पर ये सब मिले, क्या कहलाएगा? द्वंद्व समास कहलाएगा। दिमाग सिर्फ इतना लगाना था कि वह समास जिसमें दोनों पद, इतना से याद रखना बस। दोनों पद अगर प्रधान है क्या कहलाएगा गुरुजी? द्वंद्व समास कहलाएगा। खत्म। सर एग्जाम्पल जिससे बातें बन जाएं। मैंने कहा देखो, बातें बनाइए, उससे पहले आप एक चीज जानते रहिए। एग्जाम में एक बात पूछा जा सकता है कि द्वंद्व समास के भेद कितने होते हैं। तो इनके 3 भेद होते हैं। पहले तीनों का नाम जान जाते हैं, उसके बाद हम लोग कहानी को शुरुआत कर लेंगे। सर थोड़ा फास्ट चलिए। कई बच्चों के लिए मैं सोचता हूं कि चलो धीरे धीरे चीजें सिखा दूं, आज खत्म कर दूंगा, टेंशन मत लो, आज खत्म कर दूंगा, इसको टेंशन मत लो। द्वंद्व समास यहां पर आप लोगों के बीच में आ गया मेरे भाई। द्वंद्व समास में आपके सामने पहला नंबर आएगा, दूसरा नंबर आएगा और आपका तीसरा नंबर आएगा। पहले नंबर का क्या नाम होगा आप सभी को पता है? पहले नंबर का जो नाम होगा उसका क्या नाम है? कुछ पता है आपको? आपको नहीं पता है, मैं सिखाता हूं मेरे भाई। एक होता है वैकल्पिक। वैकल्पिक मतलब जिसे चुना जाए, वैकल्पिक होता है, एक याद रखना मेरे भाई। और यहीं पे समाहार, समाहार याद रखना है। और यहां पर इतरेतर, इतरेतर, ये बस आपको केवल इतरेतर पता होना चाहिए। ठीक। हमने यहां पर बात किया भैया वैकल्पिक में कौन सी चीजें आ सकती हैं? जो एक दूसरे का उल्टा हो, विलोम हो, कह सकते हैं विलोम होना चाहिए, विलोम होना चाहिए। कोई भी हो सकता है वैकल्पिक, मतलब मेरे भाई विलोम के जैसा आना चाहिए। आपने कहा सर क्या लो? मैंने कहा जीवन मरण ले लीजिए, कोई दिक्कत होगा? आप बोलेंगे सर जी जीवन मरण एक दूसरे का उल्टा, विलोम है, ये चीजें आ सकती हैं। कहीं लाभ होगा तो कहीं हानि हो जाएगा, कहीं लाभ तो कहीं हानि, ये होता है। अब देखिएगा समाहार में क्या होता है। समाहार जो आपके सामने है मेरे भाई, एक जाति का बोध हो मेरे भाई, हमेशा याद रखना एक जाति का बोध होना चाहिए, एक जाति का बोध हो। सर एक जाति का बोध इसमें कैसे होता है? मैंने कहा गाय भैंस, गाय भैंस एक जाति का बोध हो रहा है। भाई होगा, बहन होगा, एक जाति का बोध हो रहा है। फिर इतरेतर क्या होता है? भाई बहन इसमें आएगा, भाई बहन इसमें। इतरेतर में क्या होता है जरा देखिएगा। इतरेतर में मेरे भाई जो होगा अपना अर्थ, खुद का अर्थ, अपना अर्थ, अपना अर्थ देता है, अपना अर्थ देता है। ये इसमें आप लिख सकते हैं भाई बहन। ये भी अपना, उम्मीद करता हूं क्लियर रहा होगा। कोई दिक्कत ना गुरुजी? उदाहरण अब यहां देखिएगा, उदाहरण, उदाहरण में कौन कौन सी चीजें निकल के आएंगी? बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। बस आपको बस इतना ध्यान देना था मेरे भाई कि उदाहरण में अगर आपको देखने को मिला है, मैंने कहा भैया माता ले लीजिए, पिता ले लीजिए, रात कर दीजिए, दिन कर दीजिए, कोई दिक्कत? आप बोलेंगे सर नहीं। अन्न ले लीजिए, जल ले लीजिए, कोई बात बनेगी? सर नहीं। ऊपर ले लीजिए, नीचे ले लीजिए, कोई दिक्कत होगा? नहीं। कहने का मतलब यह था आपको बस इतना पता होना चाहिए, अगर एक दूसरे का कोई चीज उल्टा लिखा हुआ है, लो भैया जुगाड़ आ गया। एक दूसरे का अगर कोई चीज उल्टा लिखा हुआ है तो क्या कहलाएगा? आपने बोला फिर सर जी द्वंद्व समास ही कहलाएगा।
बस उल्टा लिखा होना चाहिए, बस इतना पता होना चाहिए। कई बच्चे कहते हैं सर जी और क्या, भाई मैंने कहा भला होगा तो बुरा होगा, आप बोलेंगे हाँ यही होगा ना। राजा होगा, प्रजा होगा, अमीर होगा, गरीब होगा। कोई अमीर होगा तो कोई न कोई गरीब होगा। एक दूसरे का उल्टा है, कहानी बन जाएगी। इतना ध्यान देना, एक दूसरे का अगर उल्टा लिखा है तो द्वंद्व समास ही कहलाने वाला है, द्वंद्व समास ही कहलाने वाला है। समझ में आया? चाय कर दीजिए। अरे भैया चाय पानी कराओगे? हाँ भैया करा दूंगा। यहां पर आपका आएगा चाय पानी। क्यों सही चार पानी होगा? समाहार का था, एक जाति का बोध होना चाहिए। चलिए खत्म। आगे द्वंद्व समास आपका यहां पर क्या होता है? खत्म। नंबर फिर किसका आएगा? नंबर किसका आएगा आपको भी पता है कि बहुब्रीहि समास आप पढ़ेंगे। अब बहुव्रीहि समास पढ़ेंगे। अभी तक जितना बताया उतना समझ में आया है? आप बोलेंगे सर जी खूब दौड़ दौड़ के आया है। जितना सिखाया उतना आया? आप बोलेंगे आया आया। कोई दिक्कत? आज कल वो भी ठीक है। चलिए बहुत बात क्लियर हुआ? बात क्लियर हुआ? आप बोलेंगे हाँ। अच्छा यहां पर आपका लाभ आएगा तो हानि। हानि कैसे होता है आपको पता है, हा और नी। कोई दिक्कत? हमें सिर्फ पता इतना होना चाहिए, हमें सिर्फ इतना मतलब होना चाहिए कि इनके तीन भेद आपके ये होते हैं। तीनों को दिमाग में बस सेटअप बना लेना है। प्रश्न यहां से पूछेगा, ये थोड़ी नहीं पूछेगा कि इनमें क्या होता है। अरे जीवन मरण दे देगा, द्वंद्व समास लगा के आगे बढ़ जाना। बस पता होना चाहिए इनके तीन भेद होते हैं, तीनों आपके सामने दर्शाए गए थे। उम्मीद करता हूं क्लियर रहा होगा। बहुब्रीहि समास को देखिएगा। बहुब्रीहि समास हमारा क्या कहता है जरा देखिएगा भाई। बहुब्रीहि समास हमारा कुछ नहीं कहता, बस यही कहता है कि जिसमें दोनों पद अप्रधान, अप्रधान का मतलब समझ गए ना? अप्रधान, अप्रधान मतलब कोई प्रधान नहीं रहता, अप्रधान हो। इसका मतलब यह होता है कि कोई तीसरा अर्थ, कोई तीसरा अर्थ निकले, कोई तीसरा अर्थ निकले, ये कहता है। वहीं पर आगे बात बढ़ती है तो जिन, ऐसे भी कह सकते हैं जिन समास, जिन समास का कोई पद प्रधान नहीं होता। इंपॉर्टेंट लाइन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहां पर। ये दोनों पॉइंट को, दोनों अलग अलग है। एक बात इस चीज का ख्याल रखना आप, ये पॉइंट भी अलग है, ये पॉइंट भी अलग है, लेकिन कहने का मतलब दोनों एक ही है। ठीक है? जिसमें दोनों पद अप्रधान हो, कोई तीसरा अर्थ निकले, बहुब्रीहि समास कहलाता है। या आपसे अगर परिभाषा पूछना चाहता है तो एक लाइन देगा कि निम्नलिखित में से बताइएगा, जो नीचे दिया गया है, जिन समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। इतना पता होना चाहिए।
बात यहीं पर आती है, उदाहरण पे आती है। कोई तीसरा अर्थ आप खुद निकालिए, जिसे मैं निकालने जा रहा हूं। बच्चा कह रहा था दशानन ना, दशानन वाला बात है, दशा नन वाली बात किया हुआ था। दशानन किसे कहेंगे? रावण जी को कहते हैं। तीसरा अर्थ निकला, हाँ गुरुजी निकला। इंस्टाग्राम पे भी क्लास लेते हो सर क्या? नहीं सर, वहां नहीं लेता हूं। दशानन यहां पर है। अच्छा, दशानन जब बात खत्म होती है तो थोड़ी सी आगे बात बढ़ जाती है भाई। मैंने कहा दशानन रावण जी की हो गया। हाँ, यहां पर कहते हैं गिरधर। गिरधर कौन होता है? आप कहेंगे सर जी श्री कृष्ण होते हैं। वीणा पाणी कौन होगा? वीणा जिसके हाथ में है, वीणा पाणी कौन होगा? आप कहेंगे सर जी सरस्वती जी को आप कहते हैं। पीतांबर की बातें आ गई हैं, नील कंठ की बातें आ रही हैं, नीलकंठ की बात आ जाए, लंबोदर की बातें आ जाएं, गणेश जी को कहते हैं नीलकंठ। शिव जी हो गए। आप 5 रुपए का नील मुंह में पोत के मत घूमने लगना कि मैं नीलकंठ हूं। त्रिनेत्र होता है। और कुछ होगा क्या गुरुजी? बहुत चीजें ऐसी निकल के आएंगी, बहुत सारी चीजें ऐसी निकल निकल के आप लोगों के बीच में आती रहेंगी। कोई दिक्कत हो, किसी को कोई परेशानी का अगर सामना करना पड़ रहा हो मेरे भाई बताए, आप कहेंगे सर जी नहीं। यहीं पर अगर मैं लिख दूं कुप मंडूक लिख दूं, सीमित ज्ञान वाला होता है, जिसके पास सीमित ज्ञान हो उसे कुप मंडूक कहते हैं। यहीं पर मैंने कहा जलज लिख दो, जलज। जलज मतलब आप बोलेंगे जल में जन्म जिसका हुआ है वो अपना कमल है। और आप कहेंगे सर बहुत सारी चीजें, निशाचर भी होंगे। हाँ, निशा मतलब रात वाली, निशाचर ये भी हो जाएगा। तो गजानन भी लिख सकते हैं। गजानन में क्या होगा? गजानन में कौन सा होगा? तो आपके ये लंबोदर वाली कहानी बन जाएगी। यहीं पर आप बहुत सारी चीजें आएंगी। चतुर्भुज देखने को मिला कई बार, चतुर्भुज, चतुर्भुज। चतुर मेरे भाई भुज, आपकी कहानी ऐसे बनेगी। दशानंद हो चुका है क्या? हाँ सर जी, आपने शुरुआत में दशानंद कह दिया था, यहां इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। पीतांबर इंपॉर्टेंट है। लंबोदर बहुत बार पूछा गया। जलज कुपमंडूक में ध्यान देना, ये सब ध्यान देने वाली बात है। कहने का मतलब क्या चाहते हो सर? जुगाड़। जुगाड़ ये कह रहा है कभी भी भगवान का नाम दिख जाए कहीं भी, या आप लोगों को कहीं भी पर्याय वाची दिख जाए, तब भी आप आसानी से कह दीजिएगा गुरुजी बहुब्रीहि समास ही कहलाएगा। डाउट नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट जो हेडिंग होगा वो क्या होगा आप खुद सोचेंगे। सर आप कहेंगे सर जी कर्मधारय को पढ़ा दीजिए, कर्मधारय पढ़ा दीजिए। तो कर्मधारय देखिएगा क्या होता है। कर्मधारय, कर्मधारय समास आप देखिएगा बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। इसमें चीजें बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर जी क्या नाम? बच्चा कह रहा है सर मेरा नाम
भाई समास आपके जीडी में थोड़ी ना आता है, समास आपके जीडी में नहीं आता मान्यवर। अगर आपको लग रहा होगा कि सर जीडी में समास आता है तो ऐसा आप भूल मत करिएगा, समास वहां पर नहीं आता कुछ। जीडी में ये देखने को क्वेश्चन गुरुजी देगा, क्वेश्चन आता नहीं ना, बात बन जाए वो बात अलग है, लेकिन आता नहीं। धनंजय, चलिए नेक्स्ट की बातें करते हैं। सीख के जाइएगा, ऐसे बीच में से भागने वाला काम नहीं करना है आप सभी को। कर्मधारय समास हमारा क्या कहता है? जिस समास में पूर्व पद, पूर्व का मतलब पहला, पूर्व पद, ध्यान से देखिए, पूर्व पद विशेषण, आप जानते भी हैं, विशेषण पढ़ाया भी हूं, विशेषण और उत्तर पद मतलब बाद का, और उत्तर पद विशेष भी पढ़ा चुका हूं। हां, विशेष हो उसे क्या कहते हैं? आप कहिएगा कर्मधारय समास कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? कर्मधारय समास कह देते हैं। लेकिन बात यहीं पे याद रखना है, जो पूर्व पद आप देख पा रहे थे, उत्तर पद आप देख पा रहे थे, पूर्व पद उत्तर पद में, उत्तर पद, पूर्व पद उत्तर पद में, उपमेय, साथ ही साथ अथवा उपमान का संबंध दर्शाया जाता है। का संबंध या फिर ऐसे कहते हैं पूर्व पद उत्तर पद उपमेय अथवा उपमान कह सकते हैं। यहां पर ऐसे ये भी दोनों चीजें आ सकती हैं, टेंशन नहीं लेना है। आपके सामने है पूर्व पद और उत्तर पद, उपमेय अथवा उपमान, उपमेय अथवा उपमान, साथ ही साथ यहीं पर लिख लीजिए मेरे भाई, विशेषण और विशेष का संबंध। कोई दिक्कत नहीं होगा, हमें काम इससे मतलब है कि आपका कई बार बन जाता है प्रश्न कि उपमेय उपमान अथवा उपमान, विशेषण या विशेष का संबंध। हमें लेना देना नहीं है, विशेषण साथ ही साथ और विशेष से मतलब होना चाहिए, यहां से आपको मतलब होना चाहिए। आप बोलेंगे सर हाँ ऐसा ही कुछ बात बना रहे थे आप, तो आपसे प्रश्न अगर परिभाषा पूछने का मन करेगा तो पूछेगा जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो उसे कौन सा समास कहते हैं? कह देना कर्मधारय समास कहते हैं। अब कैसे प्रश्न बनेगा उसको मैं डिटेल्स में बात करूंगा लास्ट में, कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है। बड़ी समस्या बच्चों को यही होता है, सर प्रश्न पूछता कैसे है? भैया कंसेप्ट पता नहीं है, प्रश्न कैसे पूछेगा ये कैसे बता दूं? कंसेप्ट जानना जरूरी है। नेक्स्ट सीखते हैं, यह अपना है क्या, कुछ उदाहरण के माध्यम से सीखेंगे। जैसे कि मान लो कि अगर आपको चीजें समझना है तो यहां पर विशेषण और विशेष लिखा हो। अगर मैं छोटी सी बात कह दूं कि सफेद गाय, मैंने कहा सफेद गाय, विशेषण क्या होता है आपको पता है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो सफेद क्या हुआ? विशेषण हुआ, विशेषण यहां से आया। ये क्या है? विशेष्य है। विशेषण ये है, विशेष ये है। यही समझाने का मकसद भी था जो आपको बताया जाते जाते। लेकिन हम चलेंगे उदाहरण की तरफ।
विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। गाय की विशेषता ये मेरे भाई सफेद है। क्लियर है? गाय क्या है? एक नाम है। नाम को ही क्या कहते हैं मेरे भाई? संज्ञा, और आपका यही विशेष्य होता है। टेंशन नहीं लेना है उस पर। सर जी ये क्या बना दिए? भैया कुछ नहीं बनाया हो, सफेद विशेषण है, गाय विशेष्य है, इतना बस पता होना चाहिए। नेक्स्ट उदाहरण, उदाहरण लेता हूं। एक बार रिपीट मत किया करिए। मूर्ख बच्चे जैसा आपको नहीं बनना है, आपको विद्वान बच्चा बनना है। सर इनसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये भी बता दिया करो। कंसेप्ट नहीं समझना है, क्वेश्चन ही बता दूं कैसे बनता है, तो ये पढ़ ही क्यों रहे? फिर प्रैक्टिस ही करा देता। समझा करो, हर चीज के पीछे कारण होता है। समझ लो, फिर उसके बाद बात करता हूं। उदाहरण, आपने सुना हुआ कई बार नील कमल, आपने सुना हुआ है, आप बोलेंगे हाँ। नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, उसे क्या कहते हैं? नीलकमल। क्लियर है? फिर यहीं पर बात निकल के आती है, कमल नयन, मैंने इसको तोड़ा, कमल के समान नयन। सर ये क्यों सिखा रहे हैं आप? मैंने कहा कोई मतलब नहीं था। क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? तो बोलेंगे सर हम पढ़ रहे हैं कर्म धारय समास, कर्म धारय समास पढ़ रहे हैं। तो कर्मधारय समास का जुगाड़ नहीं सीखना है क्या? आप बोलेंगे सर जी जुगाड़ इसमें भी रहता है क्या? हाँ रहता है। ये नाटक जो सामने लिखा था ना, इसकी जरूरत नहीं थी, जरूरत नहीं थी। जुगाड़ बस इतना से बात याद रखना, कभी भी विग्रह करने पर है जो मिल जाए, नहीं मिलेगा तो के समान मिल जाए। कभी भी विग्रह करने पर, कभी भी विग्रह करने पर है जो मिल जाए, या आप कह सकते हैं कि समान मिल जाए, क्या कहलाता है? कर्मधारय समास कहलाता है। जरा दिखाओ गुरुजी। नील कमल था, नीला क्या हुआ? विशेषण, कमल क्या हुआ? विशेष्य। ये भी बात पता है, लेकिन आपने कहा था कि विग्रह करने पर है जो के मिल जाए, और नहीं मिलेगा तो के समान मिल जाए, इनमें से कुछ भी मिल जाए बात बन जाएगी, और बात जब बन जाएगी तो कर्मधारय समास कह के साइड हट जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस में इसी बार एक प्रश्न पूछा गया। क्या पूछा गया? यहां पर पूछा गया मेरे भाई, सद भावना, सद्भावना में समान समास कौन सा है? सद्भावना में समास कौन सा है ये जानना चाहता है। तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, सच्ची भावना वाली बात कर रहा है। सत है जो भावना, सद्भावना कहलाएगा। आप बोलेंगे इसका मतलब? मैंने कहा अच्छी भावना, अच्छी भावना। इस बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, याद रखना इस बार ये पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसी बार उत्तर प्रदेश पुलिस में बना गया सज्जन बन गया। सज्जन में कौन सा, यूपीपी की बात कर रहा हूं, सज्जन में कौन सा समास होगा? तो मैंने आपसे कहा इसे आप जानते हैं व्यंजन संधि के अंतर्गत सत तोड़ देंगे,
सत प्लस जन में तोड़ देंगे। सत है जो जन, यानी कि हम इससे एक बात फिर निकाल पाए कि सर अच्छा कहना ये चाहते हो, आपका ये कहना चाहते हो अच्छा व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो क्या? मैंने कहा हां, अच्छे व्यक्ति के बारे में ही बात कर रहा हूं, बुरे से मतलब नहीं है। सर काली मिर्च में पूछा जा सकता है क्या? काली मिर्च में कौन सी समास है? तो काली आपको पता है क्या है? आप बोलेंगे सर विशेषण, मिर्च विशेष। बात तो बन रही है, बात तो बन रही है, लेकिन हम विग्रह कर लेते हैं तो कहेंगे काली है जो मिर्च, उसी को क्या कहते हैं? काली मिर्च। तो विग्रह जहां जहां आप किए होंगे जरूर ये वाला मिलेगा, कहीं ना कहीं जरूर मिलता होगा। और अगर मेरे भाई विग्रह करने पे या फिर के समान मिले या फिर है जो मिले, बात बन जाएगी अपना। क्लियर है? नो डाउट। मृग नयन कह दीजिए, मृग नयन कह दीजिए, मृग नयन, मृग के समान नयन। विग्रह करने पर मिला? हां गुरुजी मिला। जब मिला तो क्या कहलाएगा? कर्मधारय समास कहलाएगा। डाउट क्लियर? सॉरी गुरुजी, किस चीज का? अच्छा वीके, कंसेप्ट समझना जरूरी था, चीजें बताऊंगा लास्ट में। आते हैं लास्ट पॉइंट पे, तत्पुरुष समास को समझते हैं। तत्पुरुष समास आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तत्पुरुष समास से प्रश्न बनेगा, चुटकियों में आप उसे घुमा लेंगे। लास्ट पॉइंट तत्पुरुष है। तत्पुरुष समास आप लोगों के सामने होता है। ऐसे प्रश्नों को देखकर अधिकांशतर बच्चे क्या होते हैं? डर जाते हैं। गुरुजी आपने जितना पढ़ाया हल्का लग रहा था, सरल लग रहा था, समझ में आ रहा था, लेकिन तत्पुरुष समास से डर लगता है। पता नहीं क्यों गुरुजी, अंदर से तकलीफ होती है। मैंने कहा तकलीफ होने वाली बात नहीं है, तकलीफ होने वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। आप हमसे पढ़ रहे हैं और तकलीफ होगा, ये आपको बर्दाश्त होगा, मुझे नहीं होगा। पहली बात तो आपके अपने प्रश्न के अनुसार देखा जाए तो तत्पुरुष समास के तत्पुरुष समास के परिभाषा दे दिया जाता है और पूछता है निम्नलिखित में से, परिभाषा दे देगा, पूछेगा किस समास का ये परिभाषा है या कौन सा समास है, ये आपसे दे देगा। तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, इतना दिमाग लगाना है कि जिस समास का पूर्व पद, जिस समास का पूर्व पद गौड़ अथवा उत्तर पद, उत्तर का मतलब बाद का पद, उत्तर पद प्रधान हो, प्रधान हो। जिस समास का पूर्व पद गौड़ अथवा उत्तर पद प्रधान हो, निम्नलिखित में से इसको क्या कहेंगे? कर्मधारय कहेंगे, बहुब्रीहि समास कहेंगे, द्वंद्व कहेंगे, द्विगु कहेंगे या तत्पुरुष समास कहेंगे? कह देना गुरुजी बताए थे तत्पुरुष समास कहेंगे। क्लियर? बड़ी अच्छी बात है सर। एक बात यहां से थोड़ी सी और नोट करिएगा आप अपने मन से, नोट पॉइंट में लिखिएगा, यहीं पर से निकल के वो आएंगी, बाहर से कोई चीजें नहीं आती हैं, यहीं से आएंगी। उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर मतलब बाद का, उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद मेरे भाई प्रधान हो,
प्लस की बातें कर रहा हूं, कारक विभक्ति का लोप हो। जो कारक जानते हैं आप लोग, पढ़ चुके हैं, कारक विभक्ति को वही होता है का की, यही सब विभक्ति का लोप हो। सर लोप का मतलब क्या होता है? लोप का मतलब होता है छुपा होना। कोई डाउट? कोई डाउट ना गुरुजी, कोई डाउट नहीं है। उत्तर पद प्रधान हो, अगर जिनका उत्तर पद प्रधान है प्लस कारक विभक्ति का लोप है, मतलब छुपा है, हम क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे। बस इतना पता होना चाहिए, कारक चिन्ह का लोप होता है किसमें? तत्पुरुष समास में। लेकिन बात इतने से नहीं बनती। जैसे मैंने कहा कि राष्ट्रपति, मैंने आपके सामने लिखा राष्ट्रपति, लिख दिया, राष्ट्रपति लिखा, आपने बोला हां सर राष्ट्रपति लिख दिया। राष्ट्रपति कौन होता है? राष्ट्र का पति। राष्ट्र का पति ही क्या कहलाता है मेरे भाई? राष्ट्र का पति ही क्या कहलाता है? राष्ट्रपति कहलाता है। छुपा था क्या उसमें? हां गुरुजी ये छुपा हुआ था। राष्ट्रपति जब तोड़ा तो राष्ट्र का पति था, का उसमें छुपा था, का को जब बाहर निकला तो पता चला ये कारक विभक्ति है, इनका लोप है, डायरेक्ट कह दूंगा तत्पुरुष समास है। क्लियर है? क्लियर है? आगे इन चीजों को आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं अच्छे तरीके से। एक बार आपने सुना हुआ कई बार मन चाहा, मन चाहा, मन चाहा में कौन सा समास होगा? मन चाहा, मन से चाहा, जिसे मन से चाहा, मन से चाहा। सर ये क्या है? ये छुपा हुआ था और यहां पर ये छुपा हुआ था, और जब भी छुपा होता है उसी को क्या कहते हैं मेरे भाई? लोप। डाउट कतई नहीं रहा होगा। अगला, कई चीजें इसमें निकल के आएंगी, आपको पता होना चाहिए। कभी कभी भूल चूक से अगर पूछ दिया जाए तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं, यह आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट। तत्पुरुष जो होता है, जो तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं, तत्पुरुष के भेद, भेद 6 होते हैं। कारक आप लोग जब पढ़ रहे थे कारक, तो कारक के कितने भेद थे? तो आप बोलेंगे 8। जो पहला कौन होता था? कर्ता। लास्ट में नीचे कौन होता था? संबोधन। संबोधन कहने का मतलब गुरुजी क्या कहते हो भैया? इस एक से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8वां आता था। इन 8 कारक में से नीचे वाले के, और इसको काउंट हम नहीं करते हैं, जो पढ़ाई पढ़ना है अब इन पे पढ़ना है। तो कारक के कितने प्रकार, इनके तत्पुरुष समास के कितने भेद हुए गुरुजी? 1 भेद, 2 भेद, 3 4 5 और 6। तो लिख लीजिए कि इनके 6 भेद होते हैं। क्लियर है? आप बोलेंगे हां, आप बोलेंगे हां गुरुजी क्लियर है। पहली हेडिंग फिर कौन होगी? कर्ता। कर्म आता है उसके बाद, कर्म लिखिएगा, कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत। कर्म में क्या होता है? कर्म आपका सामने होता है, कर्म के साथ को लगा रहता है, आपको पता है। कर्म के साथ विभक्ति क्या होती है? को की विभक्ति होती है। कर्म के साथ विभक्ति किसकी होगी? आप बोलेंगे सर को की विभक्ति होगी। उदाहरण क्या होता है जरा समझिएगा। उदाहरण क्या होता है? उदाहरण आपके जैसे सामने बन सकता है, जैसे मैंने कहा भैया गगन, गगन लिख दूं, गगन चुंबी, भाई गगन चुंबी मैंने लिख दिया, तो यहां से ये बात पता चला कि गगन को चुमने वाला ही गगनचुंबी कहलाता है। आप बोलेंगे हां। क्या मिला? को मिला, लेकिन गगनचुंबी में को मिल रहा था नहीं,
तो यही तो क्या था मेरे भाई, छुपा हुआ था। और भी चीजें निकल के आ सकती हैं, जैसे मैंने आपसे कहा मेरे भाई, यहीं पर आप ले लीजिए वे, या फिर ले लीजिए चिड़ी, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। वे दज्ञ, वेद को जानने वाला, वही तो कहलाएगा। चिड़ी मार, चिड़ी को, चिड़िया को मारने वाला, ये तमाम आ सकते हैं। शरणागत भी कह सकते हैं आप, कहने का मन है शरणागत। आप जब भी तोड़ेंगे मेरे भाई, शरण को आया हुआ, शरण को आया हुआ, शरण को आया हुआ, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे चलो ना, हेडिंग लगाइएगा आप अपने कॉपी में अच्छे तरीके से, एक बार अच्छे तरीके से कॉपी में हेडिंग लगाइए, कर्ण, कर्ण, कर्ण तत्पुरुष को पढ़ते हैं। कर्ण में ज्यादा नहीं होता, आपको भी पता है, इसमें से के द्वारा पाया जाता है, से के द्वारा, इसमें यही छुपा रहेगा हमेशा। आप देख सकते हैं क्या क्या छुपा है, क्या क्या नहीं छुपा है, बताने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा हस्त लिखित में अगर पूछा जाए कौन सा समास है, हस्त लिखित में पूछा जाए तो हाथ से लिखित यह होता है। फिर मैं कहूं रोग ग्रस्त, तो रोग से ग्रस्त, यह मतलब निकल के आएगा। मैंने कहा और भी चीजें ले सकता हूं, रस भरा में कौन सा समास होगा, रस से भरा, ये चीजें निकल के आती रहती हैं। और भी चीजें आप ले सकते हैं यहां पर बड़े अच्छे तरीके से, गोबर गणेश ले सकते हैं, कहते हैं गोबर गणेश होना, गोबर से निर्मित, गोबर से निर्मित, ये बात निकल के आ रही है। उम्मीद करता हूं क्लियर रहा होगा पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा उतना जितना आप सोच रहे हैं। पवन चक्की, पवन चक्की यहां पर दिया है, ये सब चीजें निकल के आएंगे। करण की बात आप लोग पढ़िएगा मेरे भाई, बहुत चीजें आएंगी। जिसे मैं पढ़ रहा हूं, संप्रदान पढ़ सकते हैं, संप्रदान कारक के बारे में पढ़ते हैं। संप्रदान में क्या होता है सर, संप्रदान में को के लिए देखने को मिलता है, और क्या मिलेगा वहां पर, संप्रदान में को के लिए देखने को मिलता है। के लिए आपके इसमें से आ जाएगा, के लिए इसमें से आ जाता है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप बोलेंगे हां, को आएगा, या के लिए आप कह सकते हैं, के लिए देखने को मिलेगा। हमेशा आप खुद से कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा विद्यालय, विद्यालय, अब बताइए विद्यालय में क्या होगा, अरे विद्या के लिए आलय, यही ना हुआ, विद्या के लिए आलय, विद्यालय ही कहा जाएगा। आप बोलेंगे हां। हस्तलिखित आप कह दीजिए, कहना चाहते तो, हाथ से लिखित, ये अपना यहां पर तो हो जाएगा ना, ये हस्तलिखित, इसके लिए बना लीजिए। विद्या के लिए आला, ये मिला, हस्तलिखित में आपको ये मिला, ऐसे मिलते चले जाएंगे। विद्यालय आपने कह दिया, और भी क्या लेंगे, गौशाला, गौशाला, गौ के लिए शाला, क्लियर हुआ। आप बोलेंगे हां। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह, उम्मीद करता हूं ये पॉइंट एकदम क्लियर रहा होगा। देशभक्ति, देशभक्ति,
देश के लिए व्यक्ति। रसोई घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर, के लिए मिल रहा है, बात बन जाएगी। अगला, ये सब तत्पुरुष समास के उदाहरण, इसमें से कोई दे देगा, तत्पुरुष ही पूछेगा, इतना अंदर नहीं जाएगा, बस पता होना चाहिए। अपादान, अपादान जानते हैं। अपादान में क्या होता है, से लगा रहता है और अलगाव की बात करता है, ये आपको पता है। से लगा रहेगा और अलगाव की बात करेगा। कैसे अलगाव की बात करेगा, मैंने आपसे कहा कि रोग मुक्त, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, आजादी मिल गई रोग मुक्त से। मैंने कहा रोग मुक्त, तो आपने कहा रोग से, रोग से मुक्त, रोग से मुक्त। और भी ले चलते हैं, चीजों को लेकर चलते हैं, बताते हैं। आपसे मैंने कहा आशातीत, आशा तीत, साथ ही साथ कह दिया आप लोगों से ऋण मुक्त कह दिया, ऋण मुक्त कह दिया, ऋण से मुक्त कह दिया। और भी कह सकता हूं क्या, धन हीन कह दिया, धन से क्या हूं, हीन हूं। और भी चीजें ले सकते हैं, देश निकाला, देश से निकाला। और भी क्या होगा, नेत्र, आंख हीन, नेत्र से हीन। काम चोर, काम से जी चुराने वाले को ही कहते हैं काम चोर। ये होते हैं अपादान। अगला, अगले का नंबर क्या होगा, संबंध होता है। संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आएंगे। इसमें आपको क्या मिलेगा, का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, ये सब मिलता है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट क्लियर रहेगा संबंध में। कोई परेशानी, दो चार और रह गया है, दो और रह गया है, देख लेना आराम से, वो भी हो जाएगा। इसके बाद लास्ट आ जाएगा आपका। चलिए उदाहरण देखते हैं। मैंने कहा देखो, देश रक्षा, देश रक्षा दिया हुआ है। मैंने कहा देश, देश का रक्षा, ये बात निकल के आया। मैंने आपसे कहा यहां एक बात बताओ, गंगा तट, गंगा का तट होता है। पवन पुत्र, पवन का पुत्र, पवन पुत्र, पवन का पुत्र हुआ। घुड़ दौड़, घुड़ दौड़, घोड़े दौड़ने वाली बात आ रही, घोड़े की दौड़ होता है। इसका मतलब घोड़े की दौड़, लिख लीजिए, घोड़े की दौड़, इसका मतलब ये होता है। गंगा का तट मतलब गंगा का तट है। और भी चीजें आएंगी क्या, ये सब आते रहते हैं। सिर दर्द, ये थोड़ी ना होता है, लेकिन यहां पर आप कह सकते हैं नेत्रदान, नेत्र दान कह सकते हैं, नेत्र का दान करिए आप भी। राजमहल, राजा का महल होगा, कोई दिक्कत ना। आगे
नेक्स्ट, अधिकरण आता है, लास्ट का होता है। अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। लिख दीजिए तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। इसमें आपको क्या मिलता है, में और पर, जहां पर आधार सूचित किया जाता है, जहां पर भी आधार सूचित किया जाता है वो होता है, और कुछ भी नहीं होता। सर जी संतरा खाएंगे? हाँ खाएंगे। अधिकरण देख लिया आपने? हाँ गुरुजी, उदाहरण दे दीजिए, बस बात बन जाएगी। मैंने कहा देखो उदाहरण में आप, जैसे मैंने कहा आप बीती, आप बीती की बात कर रहा हूं, आप बीती, आप मतलब अपने, तो आप कह सकते हैं यहां पर इसका मतलब अगर निकालेंगे तो आप का मतलब क्या होता है, स्वयं, स्वयं पर बीती, स्वयं पर बीती। और भी चीजें हो सकती हैं, आप कह सकते हैं सिर दर्द, इसका मतलब सिर में दर्द, ये भी बात बन गया। और भी हो सकता है क्या, मैंने कहा जल मग्न, जल में मग्न, ये कोई आ जाए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत ना गुरुजी, कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है सर, कोई बात नहीं है, दिक्कत जब नहीं है तो ये कहानी होती है खत्म। एक छुटका सा होता है जो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन छोड़े ही क्यों, छोड़े ही क्यों। मैंने कहा उसका नाम होता है, एक अन्य पुरुष होता है। अन्य, अन्य पढ़ लेते हैं अन्य के बारे में। अन्य, अन्य में क्या आता है, अलुक आता है, अलुक, आधक, तत्पुरुष, ये इसके भेद नहीं है, पुरुष समास, ये अलग से आता है। जब सब समास खत्म हो जाता है ना, तो यह अलग से अन्य बन जाता है, अलग से। इसका नाम होता है अलुक तत्पुरुष समास, ये बन जाता है। भूल चूक से अगर प्रश्न बना दे तो तकलीफ नहीं होना चाहिए, देख लेते हैं, पूछेगा नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं, हो सकता है मन है उसके बना दे। आपको पता होना चाहिए कि अलुक, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास का उपभेद है, समास का उपभेद है, भेद नहीं, उपभेद, उपभेद है। ये बात क्लियर हुआ? आप बोलेंगे हाँ। इसमें समास, इसमें समास करने पर पूर्व पद, पूर्व का मतलब पहला, पूर्व पद, पूर्व पद की विभक्ति जो होती थी, विभक्ति, विभक्ति का जो अभी लोप हो रहा था ना, विभक्ति का लोप हो जा रहा था, यहां पर कह रहा है कि करने पर पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता। का लोप मतलब छुपा होना, लोप नहीं होता। यह ऐसा खतरनाक है, नहीं होता है, ये कह रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, कहने दो, कहने दो, कोई बात नहीं है। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, युद्ध में स्थिर कौन होता है? आप बोलेंगे सर जी युधिष्ठिर होता है, युधिष्ठिर होता है, युधिष्ठिर मेरे भाई यहां से आएगा। ये थोड़ा सा आप बस समझ लेना, पूछा जाए तब। युद्ध में स्थिर कौन है? युधिष्ठिर है। मनसिज कभी बन जाए, मनसिज, सिज, तो ये भी होगा।
दिमाग नहीं लगाना था, खत्म। खत्म सर, खत्म, खत्म हो गया। आइए समास को दोहराते हैं। समास पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे? आप बोलेंगे हाँ गुरुजी हम लोग समास पढ़ रहे थे, जब आप आए थे तो समास पढ़ा रहे थे। समास शुरुआत किया, बताया कि मेरे भाई समास का अर्थ संक्षिप्तीकरण होता है, सम प्लस आस, आस का मतलब बैठाना, सम का मतलब पास, विलोम होता है व्यास। समस्त पद दो होते हैं, पूर्व पद उत्तर पद। वही कब से चल रहा है? पहला पद इसी को बोलते हैं, बाद का पद इसी को बोलते हैं। गंगा जल समासिक पद है, जल क्या है? उत्तर पद है, पूर्व पद क्या है? गंगा। जरूरी नहीं है मेरे भाई कि हर चीज का समास ही हो, जब नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं? असमासिक कहते हैं। ये सब जो दिखाई दे रहे थे यहां से यहां तक, ये सब क्या है? असमासिक हैं, जिसमें कोई समास नहीं होता। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्द को समास कहते हैं, ये बात पता है। समास का विग्रह नीला है जो कमल, और नीलकमल। जब आपने इसको छोटा किया तो समासिक पद कहलाया, जब आपने इसे तोड़ दिया तो विग्रह कहलाया। समास के भेद की बात किया जाए तो आपसे पता होना चाहिए केवल 6 भेद होते हैं, आपके सामने है। लेकिन पद की प्रधानता के आधार पर देखा जाए तो केवल 4 होते हैं। कौन कौन सा होता है? 4, जो वो भी बताया हूं। शुरुआत हुई अव्ययी भाव समास में, जिसमें प्रथम पद प्रधान हो मेरे भाई। उपसर्ग से भी काम चलता है, उदाहरण देके समझाया। साथ ही साथ यहां पर यह बताया कभी दो शब्द एक जैसा लगे तब भी क्या कहलाता है मेरे भाई? अव्ययी ही कहलाएगा। द्विगुण क्या होता है? चीजें आपके संख्यावाची होती हैं, जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं। ये सब उदाहरण थे, सब के सब संख्या में ही थे। द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान हो, उल्टा एक दूसरे का लिखा हो, तब भी द्वंद्व समास ही कहलाता है। 3 भेद होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है आपके दृष्टिकोण से एग्जाम के। यहां पर भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा थोड़ा सा कि आपका बस उल्टा दिख जाए। बहुब्री समास क्या होता है? भगवान या पर्यायवाची नाम दिखे, आपको बताया दोनों पद अप्रधान होता है। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसी को भी क्या कहते हैं? डायरेक्ट प्रश्न पूछा था, इंपॉर्टेंट लिख दिया हूं। कर्मधारय समास क्या होता है? विशेषण और विशेष्य होगा, आपको भी पता चला। आप देखा बड़े अच्छे तरीके से। जुगाड़ भी बताया हूं मेरे भाई, जुगाड़। जुगाड़ यहां पर है अपना। जुगाड़ कहां है? यहां है। तत्पुरुष समास पढ़ रहे थे। उत्तर पद प्रधानो प्लस कारक विभक्ति का लोप हो, लोप का मतलब छुपा होना। राष्ट्रपति राष्ट्र का पति था, जो कि का छुपा हुआ था। 6 भेद होते हैं, कहीं ना कहीं समझाने का प्रयास किया। और पहले भेद को यहां पर जब लिखा 1 नंबर, तो इसको मैंने क्या किया भैया? ये होता है पहला। दूसरी बात, दूसरा आता है कर्ण। तीसरा क्या आता है? देख पा रहे हैं, अपादान। ये कौन सा नंबर है? चौथे का नंबर है। ये कौन सा नंबर है? 5वां नंबर है। ये फिर कौन होता है? आप 5वां नंबर। 6ठा नंबर कहां गया भैया? 6ठा नंबर, अच्छा, चुपके चुपके घुस हुआ है। वाह भाई वाह। यहां पर है 3रा नंबर, देख पा रहे हैं। 4था नंबर आपका यहां छुपा हुआ था, ठीक है। 5वां नंबर आपका यहां था। 6ठे की बात आई थी तो ये हो गया 6ठा। अलुक तत्पुरुष समास के बारे में सिखाया। कोई टेंशन हो तो बताए भैया। आज के बाद समास दोबारा नहीं पढ़ना है, तरीके से देख लेना, अच्छे तरीके से समझ आएगा, ठीक है। चलिए बस करते हैं, और आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा इसको। नए टॉपिक से फिर मुलाकात होगी, नए तरीके नए अंदाज में बेहतरीन के साथ। अब होते हैं समय के साथ ही अलविदा। तब तक के नमस्कार और आप सभी को जय हिंद।